अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ें। एक तरफ तो जहाँ हम कोविड-19 के हवाले से एक बड़ी तादाद में हम केसेस में इजाफ़ा देख रहे हैं, दूसरी लहर की बात कर रहे हैं, और फिर हुकूमत की जानिब से एक ऐलान जो हमने देखा जहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो जलसे जुलूस हर किस्म के इस वक्त मुलतवी कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन PDM अपने बयानिए पर कायम है, वो अपने जलसे जुलूस जारी रखना चाहते हैं। ये उनका मौक़िफ़ था और नून लीग ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है तो हम हुकूमत से तो इंस्ट्रक्शंस लेकर नहीं चलाएंगे, बल्कि जो हमारा दिल करेगा या जिस तरह चाहेंगे हम उस तरह से चलाएंगे। ना कोई हम परमिशंस लेंगे, ना कोई ऐसी बात होगी। और फिर एक बड़ा वाज़ेह तौर पर एक बात की गई, वो ये कि ये एक जवाज़ है, ये कोरोना के पीछे हुकूमत छुपना चाह रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बट एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमने देखा कि सिंध में एक आध दिन कबल हमने बड़ी सख्त SOPs देखी, जो कि सिंध गवर्नमेंट, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उन्होंने ख़ुद बड़ी सख्त SOPs अनाउंस की और उन पर अमल दरामद की बात की। ना सिर्फ ये, बल्कि आज की खबर जहाँ पर हमने देखा कि बिलावल साहब के सेक्रेटरी को कोरोना हुआ तो वो ख़ुद सेल्फ आइसोलेशन में चले गए, अपना टेस्ट कराया और अब वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद वो तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बयानिया है, वो उस पर कायम है। एक रैली हमने आज भी देखी। इसी तरह हमने, पुरानी बात नहीं है, जब हमने इसी हफ्ते के अख्ताम पे हमने देखा कि पेशावर में जलसा हुआ, फिर हम मुल्तान के जलसे की बात कर रहे हैं, फिर दिसंबर में हम लाहौर के जलसे की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ सिंध गवर्नमेंट, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जब वो ख़ुद इस बात को रियलाइज़ कर रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा उनका मानना है कि हैदराबाद में बढ़ रहे हैं, और वो तमाम तर चीज़ों पर पाबंदियाँ या लॉकडाउन या जल्दी कारोबार बंद करना या जिम्स शादी हॉल बंद करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर वो किस तरह से मुल्तान में या पेशावर में जलसा कर सकते हैं पाकिस्तान के उस हिस्से में, और ये जवाब दे सकते हैं कि जी खैर है, कोरोना मसला नहीं है, हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक चलानी। अब ये भी एक सवाल पैदा होता है कि उनका ये तमाम तर बयानियाँ एट व्हाट कॉस्ट दे आर डूइंग इट, ये किस कीमत पर ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इस पर हम प्रोग्राम में बात करें, लेकिन इसके साथ साथ मैं जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस गवर्नमेंट में अपनी गवर्नेंस, मैंने कल भी प्रोग्राम में ये बात की थी, मैं आज भी चाहूँगा, मेरे पास जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनसे ज़रूर राय लूँगा, क्योंकि ये कोई बहुत आसान मामला नहीं है जिस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात की गई थी। और वो PIA के पायलट्स के हवाले से एक मामला था जिस पर बड़े सख्त कल एक तो ख़ुद जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दिया और उन्होंने नेगेट किया उस बात को जो हमारे मिनिस्टर साहब ने बात फरमाई थी। लेकिन मिनिस्टर साहब की डिटाई देखिए कि वो आज दोबारा बयान दे रहे हैं कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। 262 पायलट्स की डिग्रीज़ को वो जाली करार देते हैं, उनके लाइसेंस को वो फेक करार देते हैं। ऑन द अदर हैंड सेक्रेटरी साहब कल खुद फरमाते हैं कि वो 82 थे जिनमें से 50 तो वेरीफाई हो चुके, बाकी अभी तक उन पर सवालिया निशान है। हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि उनके लाइसेंस जाली हैं या नहीं, लेकिन वज़ीर साहब पट्टा बिठा देने के बाद भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का अपने बयान पर कायम है। उनकी ना कोई जवाब तलबी होती है, ना वज़ीर आज़म साहब उनसे कोई बात करते हैं। फिर कल साइमल्टेनियसली जो एक सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर एक कहा गया कि क्लर्क भी अरबों रुपए का नुकसान कर देता है। इस गवर्नमेंट की गवर्नेंस, राइट मैन फॉर द राइट जॉब के हवाले से बात उठाई थी। ये बहुत सिग्निफिकेंट मैटर था, कल भी हमने डिस्कस किया था। मैं चाहूँगा मैं आज भी गवर्नेंस को ज़रूर डिस्कस करूँ। मैं बिलखसूस PIA के मामले को ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये इतना आसान और मामूली बात नहीं है कि इतना सख्त आप बयान दें, पूरी दुनिया में जगहसाई कराएं, उसके बावजूद शर्मिंदगी आपके करीब से नहीं गुजरे, उसके बाद आप दोबारा बयान दें कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। मतलब कोई लिमिट होती है किसी चीज़ की, बट थिंग्स आर बियॉन्ड दैट। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें, साथ साथ अपोजिशन के रवैये और इस कोविड-19 की जो ये अलार्मिंग सिचुएशन है इसको भी हम ज़रूर डिस्कस करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलो। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त है। इफ्तिखार शाजी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन न्यूज़। और ताहिर मलिक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सोलंकी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। कल की जो एक इम्पॉर्टेंट बात थी और उसका आज जब हमें जवाब भी आया, गुलाम सरवर खान साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं मैं अपने बयान पर कायम हूँ। उनके बयान की क्या मंतक थी ये तो हम में से कोई नहीं जानता। उनके बयान पर कायम होने की क्या मंतक है ये भी नहीं हम जानते। ये आप क्या समझते हैं कि ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ नॉलेज है, या ये डेलिबरेटली अपने कौमी इदारों को नुकसान पहुँचाने के लिए तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं एंड देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड दैट? मेरे ख्याल में जो रवैया है मौसूफ का
वो ये है कि हमने पार्लियामान को ताला लगाया हुआ है, वहाँ पर हमने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है हमारे साथ, क्योंकि हम एक सफ़े का बयानिया लेकर खड़े हैं, लिहाजा हमें इसकी परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, पार्लियामान में हिज़्ब इख्तिलाफ क्या सोचती है। आप नए जो चेयरमैन पीटीवी लगाए गए हैं उनकी बात सुन लें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मूड क्या है। कि जी हमने तो इसको सरकारी भोंपू बनाना है और रियासत की, हालांकि सर बड़े काबिल आदमी हैं और मैं बहुत सारी चीज़ों पे बड़ा उनकी तारीफ़ भी करता हूँ, लेकिन मुझे खुद बड़ी हैरत हुई, आपने राइटली पॉइंटेड का बयान सुन के कि जी नहीं सिर्फ यहाँ, तो मैंने सोचा शायद ये तब्दीली आ जाएगी, इसको बीबीसी के तर्ज पे बनाया जाएगा, एक ऐसा इदारा बनेगा, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, मुझे नहीं पता कि वो अक्सर औकात मजाक करते हैं, उन्होंने वो मजाक में ये बात कही है और इफ़ ही एक्चुअली मेंट दैट, लेकिन बड़ी हैरत हुई मैं खुद बड़ा हैरान हुआ ये बात सुनकर। देखें जी, वो मजाक, अगर आपने कोई मजाहिया शो करना है तो, और आपने कोई भांड प्रोग्राम करना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहाते में सहाफ़ियों के साथ जो मुस्तकबिल के चेयरमैन पीटीवी है वो इस तरह की बात करें, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने इंटरव्यूज़ और बयानात और कंटेनर पे खड़े होकर जिस तरीके से वो ललकारा करते थे पीटीवी के एमडी को, और वो तमाम अदाद व शुमार बताते थे कि जी 35 रुपए जो आप टैक्स लेते हैं उससे 10 अरब रुपए जमा होते हैं और उसका आप क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में जो पीटीआई सरकार है उसका एक ये वतीरा है कि हमें परवाह नहीं है कि इस मुल्क के लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, बस वो ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, हमें परवाह नहीं है, क्योंकि कोर्ट एंड कोर्ट इदारे हमारे साथ खड़े हैं, एक सफ़े का बयानिया है, तो हमें कोई परवाह नहीं है। मीडिया को हम बंद कर देंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारी बात नहीं मानेंगे उनको जेल में डालेंगे। आज कोई 1009 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में अहद चीमा की जमानत मंजूर हुई है, उसके बावजूद शायद उनको ना छोड़ा जाए क्योंकि एक और कोई हमने मुकदमा डाला हुआ है। नैब काफ़ी नहीं थी, अब हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को सरगर्म करेंगे। हमारी मर्जी है, बस वो रीड माय लिप्स वाला बयानिया है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। शायद साहब बड़ी गहरी नज़र रखते हैं आप, नैब की बात आई तो नैब के चेयरमैन साहब का भी बयान आज आपकी नज़र से गुजरा होगा, बाखबर सहाफ़ी हैं, हर चीज़ पर गहरी नज़र रखते हैं। वो भी कह रहे हैं कि मैंने बग़ैर किसी असर रसूख के बड़े बेहतर अंदाज में काम किया 2 साल में। सर ये हम जा किस तरफ रहे हैं, मजमूई रवैया क्या है, ये मामलात क्या हैं? अभी सोलंकी साहब ने जिस तरह से पीटीवी के हवाले से बात की, ओवरऑल इदारों के हवाले से एक बातचीत है, गवर्नेंस इस वक्त एक बड़ा अहम मैटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सवालिया निशान है। ये मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ जाएंगे? और नॉट टू फॉरगेट कि कल आप सिर्फ एक टीवी प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये रवैया है। ठीक, आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं सर, उनमें आप देख लें इन ब्रॉडर एस्पेक्ट तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। आप मैंने एक हवाला दिया कि कल आप ये तो अभी बात हम करें ना चेयरमैन की या इदारों की, सुप्रीम कोर्ट ने कल, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ने जो कल बात कही है कि एक क्लर्क क्या कर रहा है इस गवर्नेंस में, वो ही काफ़ी है, वो ये कायना है दिखाने के लिए कि गवर्नेंस का म्यार क्या है, लेकिन शायद समझ नहीं आ रही मामलात की। नहीं, मैं नहीं समझता कि मामलात की समझ नहीं आ रही। अगरचे एक बड़ी क्लियर विजन के साथ अगरचे इमरान खान से इक़्तिदार में आए थे और हम आज भी शायद कहते हैं कि उनकी नीयत बड़ी अच्छी हो कि इस मुल्क को बदलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उसके लिए जो एक बेहतरीन हिकमत अमली होनी चाहिए उसका बड़ा एक फुकदान है। अभी तक तो हम जो है वो पंजाबी फिल्मों में जिस तरह मौला जट की बड़कें थीं, वो बड़कों की हद तक तो खान साहब और उनकी टीम बहुत कुछ कह देती है, बट अमलन तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, बल्कि चीज़ें ख़राब हो रही है ना। हालत ये है, आप आए थे और आपने कहा था कि हम ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर देंगे, जो काम नहीं करना चाहता वो घर चला जाए। आपने कहा कि एफबीआर करप्शन का गढ़ है, हमें एक लगता है कि नया इदारा बनाना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म्स की बात आपने की, लेकिन कहाँ चीज़ें वो सारी गई। आज आपके साबिक चेयरमैन एफबीआर ये रोते हुए कहते फिर रहे हैं कि वो बेबस हो के बिलाखिर घर चले गए।
और उनको माफियाज की जानिब से, उनको स्मगलर्स की जानिब से थ्रेटनिंग कॉल्स आती थी। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन फिर क्या खान साहब कंप्रोमाइज़ में चले गए? वो खान साहब जो चाह रहे थे कि इस मुल्क की इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, फिर क्यों नहीं किया? जी, वो शरफत जैदी साहब जो ये कह रहे हैं कि खुद इस मुल्क के जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं वो भी 200% उनके साथ खड़े हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बुनियादी तौर पे या तो आपने इतने बड़े चैलेंजेस, इतने बड़े ऐलानात किए ना होते, और अगर किए थे तो उनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो ज़रूरी हिकमत अमली थी वो भी तरतीब देते। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। आपने डायलॉग ज़रूर हम एक तरह से दिए, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने अमलन कोई इकदामात नहीं उठाए। तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हुआ ये कि एक ही वक्त में आपने बहुत सारे फ्रंट्स इकट्ठे खोल लिए। उसका नतीजा ये निकला है कि तमाम वो रियासती मशीनरी हो, वो माफियाज हों, वो सारे अब आपके खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, और आप बयानात देने के अलावा उनके खिलाफ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बेबस है एक तरह से। बिल्कुल सही। और दूसरा ये है कि पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर अरसलान, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो इसका एक लाजमी जुज़्व है। आप हुकूमती जमात जितनी लाजिम है उतनी अपोजिशन का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने डे वन से आपने अपोजिशन को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। दीवार से लगाने की आप बात कर रहे हैं उनको, बल्कि लगा रहे हैं रारा। और दूसरा ये है कि जो आपने करप्शन का इस वक्त आप अलम उठा के चल रहे हैं, बुनियादी तौर पे बताएं तो सही कि आपने क्या क्या है। ये मुकदमात सारे के सारे पुराने मुकदमात हैं, जिसमें आज चीमा हो या फवाद हो या पॉलिटिशियंस इस वक्त कुछ जेलों में है, कुछ जमानत लेके बाहर आए हुए हैं, ये सारे पुराने मुकदमात हैं। खान साहब, आपने अपने दौर में एक ही तहकीकात करवाई है कि जो पिछले दौर में कर्जे लिए गए थे, क्या वो कर्जे दुरुस्त इस्तेमाल हुए हैं? और खुद आपकी तहकीकात ये बता रही है कि बिल्कुल वो कर्जे ठीक लिए गए थे और उन कर्जों का इस्तेमाल भी बड़ा दुरुस्त हुआ है। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर हम ताहिर मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। ताहिर मलिक साहब, जिस तरह से सुलंगी साहब ने, शराज साहब ने पॉइंट आउट किया, बहुत सारे सवालात हैं और बुनियादी तौर पर यकीनन 5 साल का वक्त है, इंतज़ार करना है। लेकिन एक चीज़ कि हम किस सिमत में जा रहे हैं, ये मामलात कहीं तो कहीं ना कंक्लूड होंगे, कहीं तो स्टेबिलिटी आएगी। एक जो अदम इस्तेहकाम है जो मुल्क में मुसलसल चल रहा है, और ये अब ये इस हुकूमत के 2 साल की नहीं, आप कह लीजिए कि 2016 के कहीं इख्तिताम से ऑनवर्ड्स एक अदम इस्तेहकाम का एक मामला है। स्टेबिलिटी नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं है हम किस सिमत में जा रहे हैं। और ये कब तक इस तरह से हम मज़ीद आगे चल पाएंगे, कितना अरसा चल पाएंगे? कहीं तो स्टेबिलिटी आएगी, कहीं तो इस्तेहकाम आएगा, कहीं तो हम देखेंगे कि ये डायरेक्शन है इस मुल्क की, इस तरफ जा। हमने एहतसाब की बात की, हमारा एहतसाब कहीं कंक्लूड नहीं हुआ। हमने केसेस की बात की, हमने करप्शन की बात की, साबित नहीं कर सके। हमने लूटी हुई दौलत वापस लानी थी, नहीं ला सके। ऑपोजिशन को नहीं साथ मिलाया इस नई हुकूमत ने, वक्त गुजरता गया। कोविड जैसा एक क्राइसिस आ गया, फिर भी एक पेज पर नहीं है सियासत हो रही। किसी की अमवात हैं, किसी बुज़ुर्ग की अमवात हैं, उन पर इस मुल्क में सियासत हो रही है, सियासी बयानबाजी हो रही है। हम तनज़्ज़ुली का शिकार होते चले जा रहे हैं। इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपने ये सवाल की शक्ल में अब एक बयानिया दिया है, मैं ये समझता हूँ कि अब तीसरा साल शुरू होने को है, तो लोगों का रियासत के मुस्तकबिल से, हुकूमत से मायूस हो जाना एक चीज़ है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन रियासत के मुस्तकबिल से मायूस हो जाना तशवीशनाक चीज़ है। तो इमरान खान साहब भी और अपोजिशन भी और सारे दिन रात पे ये हमें दर्स देते हैं कि वो चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। तो मैं बार बार आपके प्रोग्राम में तवातर से ये कह रहा हूँ, तो फिर क्यों नहीं हम एक एक ग्रैंड डायलॉग करें इकॉनमी पे, और जो मुख्तलिफ इंक्वायरीज़ हुई हैं यहाँ इकॉनमी से रिलेटेड, फॉरेन पॉलिसी पे और गवर्नेंस पे। मलिक साहब, बात वहाँ पे हम डायलॉग मौजूद है। हम डायलॉग तो तब करें जब
तमाम फ़रीक़ैन और बिलखुसूस हुकूमत तैयार हो डायलॉग करने के लिए। एक तो ये बड़ा ज़रूरी है, और जब डायलॉग की बात आए या बातचीत करने की बात आए तो पहले से ही एक बयानिया अगर हुकूमती जमात ये रख ले कि जी ये NRO मांगेंगे और मैंने NRO नहीं देना, गुंजाइश कहाँ रह जाती है? वो मांगें या ना मांगें ये एक अलहदा बात है, वो उसके लिए कर रहे हैं, इस पर मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, लेकिन आप डायलॉग से स्केप को ये जवाब बनाते हैं कि जी ये डायलॉग होगा तो ये NRO मांगेंगे, NRO नहीं देना, ये NRO ना मांगे फिर हम डायलॉग कर लेते हैं। तो आप पहले ही हट धर्मी की एक है ना मिसाल, जो आपने इससे पहले सवाल किया हमारे 2 सीनियर साफियों से, और उसमें ये देखें कि एक ही केस एविएशन का ले लें। देखें 2 इस मुल्क के बड़े फोरम हैं जहाँ पे एक आदमी रिटर्न अप्रूव्ड और कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता। एक पार्लियामेंट जहाँ पे एक गलत फिगर कोड करना बजाते खुद एक स्कैंडल है और उसकी एक सज़ा भी है, और दूसरा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के लेवल अदलिया में। तो वहाँ अगर अथॉरिटीज़ हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, वहाँ उसकी सरबराह एक और बयान दे रहे हैं, और ये चीज़ साहब ने आ रही है कि हुकूमत ने 2 साल के अरसे में DG सिविल एविएशन की तैनाती नहीं की जी, और मिनिस्टर साहब एक और बयान दे रहे हैं, वो भी अपने बयान पे कायम है और DG भी अपने बयान पे कायम है। तो प्राइम मिनिस्टर हम ये देख रहे हैं कि वो रोज़ाना बड़े लंबे तवील इजलास करते हैं, वो काबीना के उन्होंने सबसे ज़्यादा इजलास मुनक्किद किए, तो वो उस पर फॉलो अप और एक्शन क्यों नहीं लेते? इसका मतलब है कि मुल्क में जो चीज़ें हैं वो एक सतह पे आने के बाद भी एक ऐसा आसेब है कि वहाँ से कोई डायरेक्शन नहीं होती। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी 3 गुना महंगा टिकट लेने पे मजबूर है, और वो सेक्टर जो PIA के बड़े प्रॉफिटेबल सेक्टर थे, वो मिडल ईस्ट के, यूरोप के, कनाडा के, अमेरिका के, वो हमने गैर मुल्की एयरलाइंस को हमने प्लेट में रख के दे दी। जी जी बिल्कुल। तो जो मईशत पहले ही वो तनज़ली का शिकार है, कोविड का शिकार है, वहाँ इसके पीछे एक मेथड ऑफ है मैडनेस का। दवाइयों की कीमतों को देख लें, कई दफ़ा वो बड़ी इंक्वायरी हुई, मिनिस्ट्री वापस ली गई और इमरान खान साहब ने वज़ीर सेहत की, उसके बाद फिर दवाइयों की कीमत बढ़ गई। अब कल नदीम बाबर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं इस सर्दियों में जो LNG और गैस दरतियाब नहीं होगी वो पिछली हुकूमत की होगी। भाई आपको तो 3रा साल हो चुका है, तो आवाम को क्या हासिल है? मैं आपके टॉक शो में यहाँ तक आ रहा हूँ और गरीब लोग लकड़ियाँ और सूखे पत्ते काट के सर पे उनको जला के इस 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो हम छठी बड़ी अफवाज हैं, एटमी कुव्वत है, लेकिन इस्लामाबाद में अगर लोग अपने सर पे गठरियाँ सूखी लकड़ियों की ले जा के उससे गर्म रहते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा सवालिया। रियासत को कोलैप्स नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम रियासती इदारों को, पार्लियामेंट को, स्टेक होल्डर्स को बैठ के सोचना चाहिए कि लोग रियासत के मुस्तकबिल से मायूस हो रहे हैं, और ये मायूसी जो है ये कौमों के लिए और बाशऊर कौमों के लिए और इदारों के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए। वो आई ओपनर नहीं हो सकी अभी तक। ठीक, मैं सोलंकी साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, लेट्स बी रियलिस्टिक। हम ब्लेम गेम और बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तो दे ही देते हैं, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या ये वाकई अगर ये जो इस वक्त हालात हैं, अभी चाहे गैस की बात करें, पेट्रोल प्राइसेस की बात करें, चीनी तो अब बेहतर हो रहा है मामला, बाकी बहरानों, ये सिर्फ और सिर्फ ये 2 साल की बैड गवर्नेंस का ही नतीजा है, या ये जिस तरह से हुकूमत कहती है कि हमें ये मिली हैं और माजी की जो गलतियां रही हैं, मतलब क्या हम सारा ब्लेम इसी हुकूमत को दे दें, या माजी में भी जो हुकूमतें रही हैं उनकी गलतियां हैं कि आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं? देखिए जी, ये तो हो नहीं सकता कि जो कुछ भी इस मुल्क में खराबी है उसकी जिम्मेदारी हम सिर्फ मौजूदा हुकूमत पर डाल दें, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपकी जिम्मेदारी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से आप मुल्क लिया। आपने जहाँ से मुल्क लिया उस वक्त जो है वो GDP क्या थी, और अगले साल आप कहाँ ले गए, और फिर अगले साल कहाँ ले गए। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसने क्या बेहतरी की, उसका हिसाब तो उनसे लेना पड़ेगा ना, कि अगर कोई 6% GDP जो है वो पहले साल में आपने कोरोना से पहले ही 2% से कम पे ले आए, तो उस वक्त तो कोरोना भी नहीं था, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? अगर आप गलत फैसले करते हैं, अगर आप ने LNG के टर्मिनल लगाने थे 2.5 साल में एक भी नहीं लगाया, और आप जो है वो फर्नेस ऑयल से
महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं और उसके नतीजे में लोगों को देना पड़ रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? 3 आप जो है वो वजीर सेहत जो है तब्दील कर चुके हैं, 600% इजाफा जो है वो आप कर चुके हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसकी जिम्मेदारी आप ही ने लेनी होगी, और किसने लेनी होगी? राइटली सर सोलंकी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनकी जिम्मेदारी यकीनन इसी हुकूमत लेनी होगी। अब मुझे ये बताइएगा सर कि अगर सिंध में कोरोना है और SOPs चेंज की जा रही हैं, अगर बिलावल साहब के सेक्रेटरी को कोरोना होता है और वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, विच इज़ अ वाइज मूव, तो वहाँ पर भी ये मामला है, लेकिन बाकी जगहों पे आप रैलियाँ और जलसे जुलूस करते हैं और कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम करेंगे ये। आप कहते हैं हम SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे बता दें कि किस पर आयद होगी? जिम्मेदारी दोनों की है, जिम्मेदारी हुकूमत की भी है, जिम्मेदारी अपोजिशन की भी है, सिविल सोसाइटी की भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमत वक्त की होती है। आपका रवैया क्या है? आपका यह है कि जी मैंने फलां से हाथ नहीं मिलाना, मैंने जो है वो फलां से कुट्टी कर ली है। कोरोना पे पहला इजलास जो है वो बुलाते हैं स्पीकर साहब, और वजीर आजम आकर जो है वो अपनी गजल पढ़ के चल देते हैं। उसके बाद अभी भी आज भी जो इजलास बुलाया गया पार्लिमानी लीडर्स का, वजीर आजम खुद तो वहां नहीं गए। आप जो है वो शिकायत करते हैं कि जी वो फला नहीं आए। आपके स्पीकर जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोलने नहीं देते। शाह महमूद कुरैशी स्पीकर से कहते हैं हाँ इनको बोलने दे। शाह महमूद कुरैशी जो है वो क्लास मॉनिटर है पार्लियामेंट का। आप इस मुल्क के जो हुकूमत है उसके काम देखें। वजीर खारजा जो है वो अपोजिशन पे तनकीद करता है। शीरीन मजारी जो है वो फ्रांस पे बयान देती हैं। रेलवे का वजीर रेलवे की बजाय जो है वो DGISPR बनने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आप मुल्क चला रहे हैं सर। ये तो हमने बातें कर ली ना, ये तो राइटली सर सोलंकी साहब, ये तो रियलिटीज़ है ना। मैंने पर्टिकुलरली कोविड के स्प्रेड के हवाले से और PDM के मौक़िफ़ के हवाले से सवाल। उस पे कोविड पे आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए ना। मोहम्मद खान जुनेदो जैसा वजीर आजम ने भी ज़ियाउल हक की मौजूदगी में मार्च 88 में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान पे बुलाई थी, और बेनजीर भुट्टो को भी उसमें इनवाइट किया था। आप बुलाएं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, आप हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुलाएं, आप एक नेशनल पॉलिसी बनाएं, आप लीडरशिप का सबूत तो दें। आप जो है वो लाहौर में बैठकर जो है वो आप बयान देंगे कि जी वो जलसों से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी हुकूमत को, और मैंने इनारो नहीं देना। पॉइंट आ गया सोलंकी साहब, एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा। चले गए थे ना, बिल्कुल सही। मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ूंगा सर। हम जब ये गुफ्तगू कर भी रहे हैं तो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि जल्द से जुलूस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं अपोजिशन को NRO नहीं दूंगा। अभी वही एक बात है, एक मौक़िफ़ है। फिर हम अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना के इजलास का बाइकआउट कर देती है, बड़ा एक सवाल है। जल्द से जुलूस जारी रखने की बात करती है। ऑन द सेम टाइम सिंध में वो ये समझते हैं कि कोरोना का फैलाव बहुत तेज़ है, लिहाजा 6 बजे कारोबार बंद कर दें। कारोबारी हज़रात कहते हैं 8 बजे तक का वक्त दें। मैं शराजी साहब और ताहिर मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा ब्रेक के बाद। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। शाहिद साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो एक और मामला चल रहा है इस वक्त, जो अपोजिशन का एक बयानिया है, ठीक है हुकूमत से तंग है, उनको दीवार से लगाया गया है, उनका ये मौक़िफ़ हो सकता है, ज़्यादती हो रही है, सारी चीज़ें हैं सर। पर एक जो इस वक्त एक मसला जो संगीन है वो कोरोना का एक मामला है। अब उसमें एट रिस्क करना आवाम की जान को और रियलाइज़ ना करना, ये किस हद तक जस्टिफाइड है कि आप ये सब भी करें और फिर ये हुकूमत को कहें कि वो कोरोना के पीछे चुप रहें? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि कोरोना एक रियलिटी है और दुनिया भर में इसकी दूसरी लहर जिस तरह खौफनाक तरीके से आई हुई है और लोगों की अमवात हो रही है, उसका शिकार हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये कहे कि शायद इसके ऊपर हुकूमत कोई किसी किस्म की कोई एक सियासत कर रही है। हरगिज़ नहीं है। मेरा ख्याल में इस मामले में हमें ज़रूर कहना चाहिए कि हुकूमत एक थ्रेट अलर्ट जारी कर रही है, जिसको खुद उन्हें भी सीरियस लेना चाहिए और अपोजिशन को भी लेना चाहिए। लेकिन देखना ये होता है कि जो थ्रेट अलर्ट जारी कर रहे हैं उनका अपना कंडक्ट कैसा है। तो मैं समझता हूँ कि खुद जब ये जलसे शुरू हुए अपोजिशन के,
उसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर सवात के अंदर GB के इलेक्शन के दिनों में जाके वहाँ पे भी जलसे किए। उनके अपने जो MNAs हैं, उनके वफाकी वज़रा हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़े बड़े जलसे करते रहे। तो जो थ्रेट जारी करने वाली एक मशीनरी है या एक हुकूमत है, वो खुद उसका कंडक्ट अगर ये है कि वो खुद जलसे कर रहे हैं जिसके अंदर किसी किस्म के SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, तो फिर आप अपोजिशन को कैसे मुर्द इल्जाम ठहरा सकते हैं? नहीं, लेकिन सर वो तो तब सेकंड वेव की बात नहीं थी ना, ये तो अब गुज़िश्ता एक हफ्ते 10 दिन में सेकंड वेव की बात आई है, मामला तेजी से बदले हैं, हुकूमत ने सबसे पहले अपने मनसूख किए हैं जल्द। सही, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पॉलिटिशियंस, हमारी जो हुकाम है, ये लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं, और जब वहाँ से चीज़ें जिम्मेदारी के साथ हैंडल की जाती हैं तो नीचे भी लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो बड़ी बदकिस्मती है कि जब पहली लहर आई थी तो आपको याद होगा उस वक्त भी बड़े भरपूर अंदाज में सियासत की गई थी। सिंध ये कह रहा था कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए और इस वबा को काबू करने का ये एक वाहिद तरीका है, और उस वक्त खान साहब यहाँ बैठ के भाषण दे रहे थे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता, हमें अपने आप को इटली के साथ या किसी और मुल्क के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, वहाँ पर वबा की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब बड़ी अजीब बात है कि वो सिंध के जो पहले इस प्राइम मिनिस्टर को नालायक और कहीं लापरवाह कह रहा था, अब वहाँ की क़यादत ये कह रही है कि कोरोना को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को उस वक्त बड़ा अप्रिशिएट किया गया था और कहा गया था कि कम अज़ कम पाकिस्तान में कोई एक लीडर ऐसा है कि जो इस खतरे को बड़े अच्छे तरीके से भांप भी रहा है और बेहतर अंदाज में एक नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए जो है दबाव भी डाल रहा है। लेकिन अब वही क़यादत है कि जो ये कह रही है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, जल्द से अपने वक्त पे होंगे, उसके अंदर किसी किस्म का SOPs को भी शायद फॉलो नहीं किया जाएगा और किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये कंडक्ट बहरहाल इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए और इसकी मईशत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खुदा न खास्ता अगर दूसरी लहर शिद्दत के साथ आगे बढ़ती है तो मैं नहीं समझता कि हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल है कितने मरीजों को सहार सके, ना हमारी मईशत इस काबिल है। दौरा मेयार बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शाहिद साहब आपने, एक सवालिया निशान है और हम मुतामिल नहीं हो सकते सब। मालिक साहब आपकी कोरोना एक रियलिटी है, पूरी दुनिया की एक रियलिटी है, दुनिया की भी पॉलिटिक्स और सारी चीज़ें आप बढ़ लें, कहीं ना कहीं मामलात होते हैं, लेकिन क्या इतनी सियासत इतने संगीन एक वबा के हवाले से बाकी दुनिया में भी है, या ये हमारा ही एक वतीरा है कि हमने किसी की फौतगी, किसी के दीगर मामलात से लेकर इस कोरोना तक हर चीज़ पे पॉइंट स्कोरिंग करनी है, सियासी बयानबाजी करनी है? मैं समझता हूँ कि जो जिस सतह की ये पेंडेमिक है उस तरह से हम इसे संजीदगी से नहीं ले रहे, और इस पे सियासत करना आवाम की ज़िंदगी और जानो माल उसके तहफ़्फ़ुज़ की, उसके ऊपर हम आवाम को ख़तरे में डाल के सियासत कर रहे हैं। तो इस पर संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। सोलंकी साहब की बिल्कुल दुरुस्त तजवीज़ है कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इसमें कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है और फोरम है, सूबाई हुकूमतों के साथ एक मरबूत पॉलिसी NCOC कर सकता है जी। जो मेरे लिए तशवीशनाक बात है वो ये है कि आज वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में तो बेड्स भी नहीं है, आप उसको तो छोड़ें वेंटिलेटर्स को। और मेरे कुछ जायजा लेने की बात कर रहे थे, डॉक्टर्स दोस्तों ने भी इस बात की तस्दीक की है। तो मेरा सवाल ये है कि कोविड के दौरान चारों सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने बजट दिया, तो उन्होंने ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्यों की? उन्होंने सेहत के लिए इसमें कोरोना के जब पूरी दुनिया में स्टेट इंटरवेंशन हो रहे, हम इस्लामाबाद में एक नया हॉस्पिटल नहीं बना सके, सूबाई सतह पे और नहीं, ये बेड्स में इजाफा करना किसका काम है? दूसरी तरफ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, तनख्वाहें 35 से 50 लाख लेने वाले अथॉरिटीज़ के सरबराह आ गए, लेकिन गरीब आदमी के लिए बेड नहीं है। तो अब भी जो हमारी इशराफिया है वो एलिटिस्ट लाइफ स्टाइल से रह रही है, उसको आवाम की परवाह नहीं है। तो अगर लोग बीमार हो गए तो आपके पास जो पुअर हेल्थ स्ट्रक्चर है, इस दौरान बजट भी आया लेकिन बजट की प्रायोरिटीज़ में आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। दूसरा, एक उस्ताद की हैसियत से मेरी अपील है जी कि यूनिवर्सिटियाँ फ़ीसों में कमी नहीं कर रही, स्कूल कर रहे हैं, और तालिब इल्मों के लिए इस वक्त करोड़ों तालिब इल्म ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। उनके लिए हुकूमत से मेरी अपील है आपके प्रोग्राम के तवसत से कि वो महंगा तरीन उनको इंटरनेट हम रीजन में दे रहे हैं, तो स्टूडेंट पैकेज इंट्रोड्यूस कराया जाए और टैक्सों की खास तौर पर अब तक हम ये नहीं कर सके कि जिन दूर अफ्तादा इलाकों में इंटरनेट नहीं है या उतना स्टेबल नहीं है, हम यही करते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम, मैं नहीं कहता कि अब तक हो गया होता,
लेकिन एक कोशिश तो हो जाती वहाँ तक इंटरनेट बाहर पहुँचाने। दुनिया में स्टूडेंट पैकेज है, स्टूडेंट पैकेज किराए का ही होता है और इंटरनेट का भी, हर चीज़ में उन्हें रियायत होती है। तो एक स्टूडेंट, जिस आदमी के 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका महीने का 5-6 हज़ार रुपये का इंटरनेट का खर्च है। तो हुकूमत जहाँ पावर सेक्टर को, जहाँ चीनी वाले को, तेल वाले को, फार्मास्यूटिकल को सब्सिडीज दे रही है, तो इस मुल्क के नौजवान को जो जिसकी कफालत की जिम्मेदारी उसके माँ बाप पे है, जिनकी इकॉनमी श्रिंक हो गई है, उनको भी तो रिलीफ दे सकती है। तो सेहत और तालीम में हमने क्या रिलीफ दी है? ये कोविड आया, 4 बजट आए, मुझे कोई एक इकदाम बता दें, एक दो, जो सेहत, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में Rightly pointed, sir, आपने आम आदमी की हालत इज़हार बेहतर करने के लिए आया। और कोई सिमत भी नहीं उस तरफ हमें नज़र आ रही ना कि हम कहें कि कोई ऐसी चीज़ जिसके समरात तो चले में बाद में मिलेंगे, लेकिन हमने उस पर आज काम करना शुरू कर दिया हो, ऐसा भी नहीं है। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें या अदरवाइज़ बात करें, बहुत सारे सवाल हैं। और फिर जब पहली लहर थी तो उस वक़्त भी इतने आर्जी अस्पताल और बहुत सारे क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए थे, चीज़ें बनाई गई थी, और फिर कहा गया था कि क्यों किया जाएगा सामान, जिनमें बिलखसूस वेंटिलेटर्स की बात थी, जो कि जिनकी कमी उस वक़्त लग रहा था कि शायद होगी, लेकिन वी गॉट अवे विद दैट। और आज इस वक्त जो इस्लामाबाद से इतलात हैं, जो हमारे अजीज़ व अक़ारिब अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान में रखे जिनको कोरोना हुआ है, वो बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। तो अगर फिर भी हम वहीं खड़े हैं दूसरी लहर में, तो ये हमारे लिए ख़ुद सोचने की बात है कि क्या बेहतरी हमने की और क्या नहीं की, और इस हुकूमत के लिए भी सोचने की बात है। उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।